नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस कक्षा के अंतर्गत। मैं धर्म सिंह आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में, जिसको हम दो नामों से जानते हैं। न्यूक्लिक एसिड हम कह सकते हैं दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, किसने इनकी खोज की थी, कंप्लीट हम इसका आज डिस्कस करने वाले हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड इसको कहा जाता है। और न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं इनकी खोज किसने की थी, न्यूक्लिक एसिड की। तो इनकी खोज की बात करते हैं। तो इनके खोजकर्ता किसको माना जाता है, इसके खोजकर्ता माना जाता है एफ मीशर को। इसके जो खोजकर्ता है वो कौन है, इसके खोजकर्ता है एफ मीशर। अब देखिए, इसका नाम आपने कई जगह मीशर भी देखा होगा, कहीं मिक्सचर भी लिखा हुआ देखा होगा। तो इसका पूरा नाम मैं आपको बता देता हूं। इनका पूरा नाम होता है फ्रेडरिक मिक्सचर होता है। इसको मीशर के नाम से भी जान लेते हैं, वो कोई बात नहीं होती आपको लिखने में किस तरीके से होता है। तो इसको बोलते हैं फ्रेडरिक मिक्सचर, इसको कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने खोजा था। कहां खोजा था, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है। इसके नाम में क्या लिखा हुआ है, इसके नाम में लिखा हुआ है न्यूक्लिक। तो न्यूक्लिक अर्थात कहां खोजा था, स्थान अगर हमसे पूछे कि इसको कहां खोजा था, तो इसका स्थान होता है कि इन्होंने इसको केंद्रक में खोजा था। कहां पर खोज की थी, केंद्रक में इनकी क्या की थी, खोज की थी। और केंद्रक में इन्होंने खोज करने के बाद इनको नामकरण क्या दिया, इनको नाम दिया गया, इसका नामकरण किया गया न्यूक्लिन। इसका प्रारंभिक जो नाम था, जिसको आज हम न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं, इसका जो प्रारंभिक नाम था वो क्या था, न्यूक्लिन नाम था। और ये नाम किसने दिया था, नामकरण करने वाले वैज्ञानिक भी कौन थे, मिक्सचर खुद ही थे जिन्होंने इसका नामकरण किया था। तो मिक्सचर द्वारा इनको क्या नाम दिया गया था, न्यूक्लिन नाम दिया गया था। लेकिन जब इसके ऊपर और रिसर्च किए गए तो रिसर्चों से पता चला कि ये पदार्थ जो होते हैं ये कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के पदार्थ होते हैं। और इन अम्लीय प्रकृति के पदार्थों को बाद में आल्टमान नामक वैज्ञानिक के द्वारा क्या नाम दिया गया, न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया गया। तो वर्तमान जो नाम हम इनका पढ़ते हैं कि वर्तमान में इनको हम क्या कहते हैं, वर्तमान नामकरण जो है, वर्तमान नामकरण है इनका न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड इनका वर्तमान नाम होता है। और ये जो वर्तमान नाम है इनका, ये किसके द्वारा दिया गया, तो ये नाम दिया गया आल्टमान के द्वारा। आल्टमान नाम का जो साइंटिस्ट था, उन्होंने इसको न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया था। अब आपसे ये पूछा जाए कि भाई क्यों दिया इन्होंने, तो इसके दो रीजन होते हैं। क्यों दिए के दो कारण हैं कि क्यों दिया, तो इसका कारण आपको लिखना है न्यूक्लिक। तो इसलिए कहा क्योंकि ये किस में पाए जाते हैं, क्योंकि ये केंद्रक में उपस्थित होते हैं, इसलिए तो इनको नाम दिया गया न्यूक्लिक। तो न्यूक्लिक नाम देने का कारण तो ये हो गया कि केंद्रक में उपस्थित होते हैं। और अम्ल नाम देने का कारण ये रहा कि इनकी प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है, अम्लीय प्रकृति होती है। तो दूसरा कारण क्या हो गया, इनकी प्रकृति। और इनकी प्रकृति क्या है, इनकी प्रकृति होती है कि ये अम्लीय प्रकृति के पदार्थ होते हैं। इसलिए आल्टमान नामक वैज्ञानिक के द्वारा इनका जो नाम न्यूक्लिन था उसको बदलकर क्या कर दिया गया, न्यूक्लिक एसिड नामकरण कर दिया गया। कितने प्रकार के होते हैं ये, इनके प्रकार की बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं ये होते हैं दो प्रकार के। एक का नाम क्या होता है, एक का नाम होता है डीएनए। और डीएनए का पूरा नाम शायद आप सभी लोगों को याद होगा, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्या नाम होता है इसका, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड नाम होता है इनका। अब जिन विद्यार्थियों ने साइंस का अध्ययन किया है न्यूक्लिक अम्ल, उन विद्यार्थियों को यह भी पता होगा कि इसके अंतर्गत ये डी ऑक्सी जो है, इस डी ऑक्सी का मतलब क्या होता है। उन विद्यार्थियों को यह मालूम है कि डीऑक्सी का मतलब क्या होता है, और जिनको नहीं मालूम है उनको हम बताते हैं कि डीऑक्सी का मतलब क्या होता है, कि इसमें से ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, बाहर किया जाता है। ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं, यहां से ऑक्सीजन को बाहर करते हैं।
अब ऑक्सीजन को कहां से बाहर करते हैं उसकी स्थिति भी आपको 12th क्लास के अंतर्गत लिखी हुई मिल जाएगी कि ऑक्सीजन को कहां से बाहर निकाला जाता है। तो ऑक्सीजन कहां से बाहर निकलती है, इस डीएनए में काम आने वाली शर्करा जो होती है, और उस शर्करा का नाम क्या होता है, उस शर्करा का नाम होता है राइबोज शर्करा। इस राइबोज शर्करा से ये बाहर निकाली जाती है। राइबोज शर्करा में कहां से बाहर निकाली जाती है, राइबोज शर्करा के दूसरे कार्बन से। कौन से कार्बन से, सेकंड कार्बन से। शर्करा कौन सी होती है, तो मैंने कहा राइबोज शर्करा होती है। आप कार्बन के हिसाब से देखना चाहो तो ये 5 कार्बन की शर्करा होती है, इसलिए आप इसको एक नाम दे सकते हो पेंटोज। क्या नाम दे सकते हैं इसको, हम पेंटोज नाम दे सकते हैं। तो सवाल हमारे पास बना कि भाई डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल इसको कहा जाता है, और इसको साथ डीऑक्सी क्यों कहा जाता है, तो उसका रीजन ध्यान रखना कि डीएनए के अंतर्गत 5 कार्बन की शर्करा काम में आती है, जिसको हम बोलते हैं पेंटोज शर्करा। इस पेंटोज शर्करा का नाम वास्तव में होता है राइबोज शर्करा। 5 कार्बन तो है, इसलिए इसको पेंटोज कहा जाता है। और इस शर्करा के दूसरे कार्बन से किसको निकाल दिया जाता है, ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसका नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल के साथ साथ एक और भी नाम आप इसको दे सकते हो, और वो दूसरा जो नाम आप इसको दे सकते हो वो क्या होगा, तो वो इसका नाम होता है D2ऑक्सी। क्या नाम दे सकते हैं इसको, D2ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल हम इसको कह सकते हैं। D2ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल हम इसको कह सकते हैं, ये इसका दूसरा नाम होता है। दोनों ही नाम सही है, गलत कोई भी नहीं है, ना ये गलत है ना ये गलत है। बाकी अगर साइंस में IUPAC के हिसाब से बात करें तो बेटर या बेस्ट नाम जो होता है वो कौन होता है, D2ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। बाकी परीक्षा में आपका ये भी सही माना जाएगा और परीक्षा में आपका ये भी सही माना जाएगा। दूसरा जो होता है न्यूक्लिक अम्लों के अंतर्गत सेकंड जो आता है उसको हम क्या नाम देते हैं, तो न्यूक्लिक अम्लों में सेकंड जो आता है उसको नाम दिया जाता है RNA। और RNA का पूरा नाम भी आप सभी लोगों को याद होगा, इसका नाम क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। इसका नाम क्या है, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल इसका नाम है। अब एक सवाल जो आपसे पूछ सकता है कि भाई न्यूक्लिक अम्लों के हमने 2 प्रकार बनाए, डीएनए और आरएनए, किस आधार पर बनाए, या फिर ये पूछ सकता है कि इनका नाम हमने किस आधार पर किया। तो प्रकार बनाने और नाम रखने का आधार एक ही था। इनके प्रकार बनाना या फिर नामकरण, दोनों का आधार क्या था, नामकरण का आधार था इनमें पाई जाने वाली शर्करा। किस आधार पर इसके प्रकार बनाए गए या किस आधार पर इनका नाम रखा गया, तो नाम रखने का आधार क्या है, नाम रखने का आधार है उपस्थित शर्करा। जैसी शर्करा इनके अंतर्गत पाई जाएगी इनको नाम भी वैसा ही दिया जाएगा। शर्करा कौन सी होती है, शर्करा होती है 5 कार्बन की, जिसका नाम मैं आपको पहले बता चुका हूं। कौन सी शर्करा है, पेंटोज शर्करा। ये 5 कार्बन की शर्करा होती है पेंटोज। अब जिसमें ये पाई जाएगी, जिसमें ये इसी फॉर्म में पाई जाएगी, बात ये आती है नाम क्या है इसका, राइबोज शर्करा। जिसके अंतर्गत ये इसी फॉर्म में पाई जाएगी उसको तो हम नाम दे देंगे आरएनए, और जिसके अंतर्गत इस शर्करा में से दूसरे कार्बन से ऑक्सीजन को हटा देंगे उसका नाम क्या दे देंगे, डीएनए। तो शर्करा कितने प्रकार की हो जाती है, ये राइबोज शर्करा ऑक्सीजन हटाने या ना हटाने के आधार पर 2 प्रकार की हो गई। अपने मूल स्वरूप में पाई जाती है ये राइबोज शर्करा, दूसरे कार्बन से एक ऑक्सीजन हटा देंगे तो पाई जाती है डीऑक्सी राइबोज शर्करा। इसलिए कितने प्रकार हो जाते हैं न्यूक्लिक अम्लों के, 2 प्रकार, एक डीएनए और एक आरएनए। इन दोनों का ही निर्माण 3-3 प्रकार के पदार्थों से होता है। डीएनए में भी 3 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं और आरएनए में भी 3 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। किससे होता है इनका निर्माण, तो इनके निर्माण में होती हैं 3 चीजें, 3 प्रकार के पदार्थ उपस्थित होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के पदार्थ उपस्थित होते हैं, एक जो पदार्थ यहां पे पाया जाता है उसको हम नाम देते हैं शर्करा। एक पदार्थ को क्या नाम देते हैं, शर्करा। दूसरा जो पदार्थ इनमें पाया जाता है उसको हम नाम देते हैं नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी बेस इनको कह दिया जाता है। तो दूसरा पदार्थ होता है नाइट्रोजनी क्षार। और तीसरा जो पदार्थ इनके अंतर्गत उपस्थित होता है वो पदार्थ होता है
फॉस्फेट समूह, फॉस्फेट समूह। एक एक की हम बात करते हैं कौन किस प्रकार का होता है। तो शर्करा कितने प्रकार की होती है? शर्करा होती है 2 प्रकार की। ये जो शर्करा है ये कौन सी शर्करा है? 5 कार्बन की है। नाम है इसका पेंटोज या फिर नाम क्या दे सकते हो? राइबोस। दोनों ही नाम सही है, पेंटोज या राइबोस। लेकिन इसके कितने रूप होते हैं? इस 5 कार्बन वाली शर्करा के कितने रूप होते हैं? इस 5 कार्बन वाली शर्करा के 2 रूप होते हैं। एक तो कौन सा रूप है इसका? डीऑक्सी राइबोस शर्करा। और एक कौन सा रूप होता है इसका? एक तो डीऑक्सी शर्करा हो गई, और एक इसका दूसरा जो रूप होता है वो कौन सा होता है? जो इसका मूल स्वरूप है, जिसको क्या नाम देते हैं? राइबोस शर्करा। कितने कार्बन की होती है? 5 कार्बन की होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C5H10O5 इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है C5H10O5। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? तो इसमें एक स्थान पर यह है ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन के द्वारा जुड़े होते हैं सारे कार्बन, जो कि एक साइकिल के रूप में पाए जाते हैं, एक चेन के रूप में होते हैं। अब आप इस चेन में कार्बन को नंबर देना शुरू करेंगे तो चाहे आप इधर से दे सकते हैं और चाहे आप इधर से दे सकते हैं। इस चेन को हम नंबर देना शुरू करें तो जैसे मान लीजिए मैं इसको मान लेता हूं पहला कार्बन, और पहले कार्बन पर क्या होता है? एक OH समूह होता है और दूसरा कौन होता है? H समूह। सेकंड कार्बन आ गया ये वाला, इस सेकंड कार्बन के ऊपर चलते हैं तो इसमें भी कौन होता है? एक तरफ H होता है, एक तरफ कौन होता है? OH। थर्ड कार्बन पर चलते हैं तो सेम चीज होती है, एक तरफ H होता है, एक तरफ OH होता है। ये हो गया हमारा फोर्थ कार्बन। फोर्थ कार्बन पर एक तरफ होता है H और एक तरफ कौन होता है? CH2OH। इस तरीके से टोटल कितने कार्बन हो जाते हैं? इस तरीके से टोटल 5 कार्बन हो जाते हैं। ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकंड कार्बन, ये है थर्ड कार्बन, ये होता है फोर्थ कार्बन, और ये वाला हो जाता है फिफ्थ कार्बन। अब ये इसका वास्तविक स्वरूप है। जब ये इसी फॉर्म में पाया जाएगा तो इसको बोलेंगे राइबोस शर्करा, और जिसमें राइबोस शर्करा जाएगी उसको हम क्या नाम दे देंगे? RNA। उसको क्या नाम दे दिया जाएगा? RNA। अब बात करेंगे कि डीऑक्सी राइबोस शर्करा क्या होगी। तो यही शर्करा है, इसके दूसरे कार्बन पर जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उसको हटा देंगे। दूसरे कार्बन से ऑक्सीजन हटा देंगे तो इसका स्वरूप कैसा हो जाएगा वो देखिए। ये हो गई हमारी शर्करा, जिसके अंतर्गत 5 कार्बनों की एक चेन होती है। ये हो गया इसका पहला कार्बन, और पहले कार्बन पर कौन है? OH और साथ में H। दूसरे कार्बन पर क्या है? अब एक तरफ H था, एक तरफ OH था, उस OH को हम हटा देंगे और OH में से O को हटा देंगे, H को रख लेंगे केवल। थर्ड कार्बन के ऊपर HOH, फोर्थ कार्बन के ऊपर एक तरफ H और एक तरफ इससे जुड़ा होगा 5वां कार्बन, जिसका नाम होगा OH। देखिए सिर्फ चेंज कितना सा हुआ है दोनों के अंतर्गत, कि इसके अंतर्गत सभी कार्बन और सभी ऑक्सीजन, सभी हाइड्रोजन उपस्थित हैं। इसके अंतर्गत कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या तो सेम है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो इससे क्या हो जाती है? एक कम हो जाती है। तो एक ऑक्सीजन को क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। इसलिए इसको नाम क्या दे दिया? डीऑक्सी। अब बाहर कहां से निकाल दिया? दूसरे कार्बन से, तो प्रॉपर नाम लिख दोगे D2ऑक्सी राइबोस शर्करा। और जिसके अंतर्गत ये पाई जाएगी उसको हम क्या नाम देंगे? जिसमें ये पाई जाएगी उसको नाम दिया जाएगा DNA। तो सिंपल सा याद रखना कि शर्करा अगर पूछी जाए तो 5 कार्बन की पेंटोस शर्करा, RNA की शर्करा पूछी जाए तो राइबोस शर्करा, DNA की शर्करा पूछी जाए तो डीऑक्सी राइबोस शर्करा। 3 सवाल है, तीनों सवालों के अलग अलग आंसर होंगे। न्यूक्लिक एसिड की शर्करा पूछे तो राइबोस शर्करा, या 5 कार्बन की पेंटोस शर्करा। उसकी DNA की शर्करा आपसे पूछे तो एक ऑक्सीजन हटाकर बोल देंगे डीऑक्सी राइबोस शर्करा। ऑक्सीजन की स्थिति याद रखना, दूसरा कार्बन। RNA की शर्करा पूछे तो जो पेंटोस शर्करा होती है वो अपने वास्तविक स्वरूप के अंतर्गत आ जाती है, तो बन जाएगा राइबोस शर्करा के अंतर्गत सेम फॉर्मूला काम में आ जाएगा। अब आते हैं दूसरे पदार्थों के ऊपर, जिसको हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजनी क्षार। इसको हम अलग पेज के ऊपर ले चलते हैं। दूसरे जो पदार्थ हैं उनको नाम देते हैं नाइट्रोजनी बेस, नाइट्रोजनी क्षार कहा जाता है। और ये नाइट्रोजनी क्षार जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? नाइट्रोजनी बेस भी होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक को नाम दिया जाता है प्यूरिन,
और एक को नाम दिया जाता है पिरीमिडीन। दोनों के अंतर्गत क्या फर्क होगा, इतना सा याद रखना है, बाकी पूरी चीज आपको याद नहीं रखनी है, कंपटीशन के हिसाब से सिर्फ इतना सा याद रखना है दोनों में अंतर क्या होता है। तो दोनों में एक छोटा सा अंतर है, ये कैसे होते हैं, डबल साइकिल के होते हैं, ये द्विचक्रीय यौगिक हैं, इनमें 2 साइकिल पाए जाते हैं कार्बन के, जबकि पिरीमिडीन जो होते हैं इनमें कार्बन का क्या होता है, 1 साइकिल होता है, अर्थात ये कैसे होते हैं, एक चक्रीय होते हैं। एक सिंपल से चित्र के द्वारा मैं आपको बता दूंगा। इसके अंतर्गत क्या होते हैं, जैसे 2 साइकिल इस तरीके से, एक साइकिल ये हो गया और इसी के साथ ये हो गया दूसरा साइकिल। अगर इस तरीके की स्ट्रक्चर में है तब तो क्या कहलाएगा, प्यूरीन। और अगर केवल सिंगल स्ट्रक्चर है इस तरीके की, ध्यान रखना इसमें मैंने नाइट्रोजन नहीं जोड़ी है अभी, एक इस तरीके की अगर सिंगल स्ट्रक्चर में है तो फिर क्या कहलाएगा, पिरीमिडीन। तो सिंगल साइकिल वाले पिरीमिडीन और डबल साइकिल वाले क्या कहलाते हैं, प्यूरीन कहलाते हैं। इन दोनों के अंतर्गत ही और भी कई इसके रूप पाए जाते हैं या कई प्रकार पाए जाते हैं। जैसे बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से होते हैं, तो प्यूरीन जो होता है ये प्यूरीन होता है 2 प्रकार का। कौन कौन सा, प्यूरीन के अंतर्गत एक होता है एडेनिन, जिसको शॉर्ट में हम लिख देते हैं ए, तो एक और होगा एडेनिन। एक कौन सा होता है इसमें, गुआनिन, जिसको शॉर्ट में आप लिख सकते हो जी से इंडिकेट कर सकते हो या डिनोट कर सकते हो। पिरीमिडीन की बात करें तो इसके अंतर्गत कितने होते हैं, 3। एक होता है साइटोसिन, जिसको आप लिखोगे सी से। एक कौन सा होता है, थाइमिन, यहां पे ध्यान रखना थाइमिन, और एक होता है थियामिन। 2 अलग अलग चीजें हैं, थियामिन होता है विटामिन और थाइमिन होता है नाइट्रोजनी क्षार के अंतर्गत पिरीमिडीन का एक प्रकार, जिसको किससे लिखते हैं, टी से। और एक कौन सा होता है इसमें, यूरेसिल, जिसको किससे लिखा जाता है, यू से। आपको यह ध्यान रखना है किसमें कितना होता है, कब डीएनए बनेगा कब आरएनए बनेगा ये गणित अलग होता है, लेकिन फिलहाल इनके प्रकारों की बात कर रहे हैं। तो पिरीमिडीन के अंतर्गत 3 प्रकार हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, जबकि प्यूरीन के अंतर्गत 2 प्रकार हैं, एडेनिन और गुआनिन। अब कौन किससे जुड़ेगा उसकी बात करते हैं। तो एडेनिन किससे जुड़ता है, एडेनिन जुड़ता है थाइमिन के साथ। एडेनिन किससे जुड़ता है, थाइमिन के साथ जुड़ता है, एटी के साथ जुड़ता है। और इसका जो गुआनिन होता है जी, ये किसके साथ जुड़ता है, साइटोसिन के साथ, सी के साथ। अब दोनों में एक फर्क भी आपने देखा होगा कि एडेनिन और थाइमिन जब जुड़ते हैं तो इनके बीच बनते हैं डबल बॉन्ड, और गुआनिन और साइटोसिन जब जुड़ते हैं तो इनके बीच बनते हैं ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड के प्रकार पूछ ले तो कौन से होते हैं, तो इनके बीच जो पाए जाते हैं वो क्या है, 2। तो 2 क्या है, ये दोनों के दोनों ये होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसमें कितने पाए गए, इसमें पाए गए हैं 3, और ये 3 के 3 क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। यानी कि एक सिंपल सा सवाल आपके पास बन जाता है कि प्यूरीन और पिरीमिडीन जब आपस में जुड़ते हैं तो इनके बीच क्या बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। किसके बीच कितना बनता है, तो एडेनिन और थाइमिन के बीच बनते हैं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि गुआनिन और साइटोसिन के बीच बनते हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन ये कब की बात है, ये तब की बात है जब कौन बनता है, जब बनता है डीएनए। ये इस तरीके से इस फॉर्म में कब जुड़ेंगे, जब कौन बनता है, तब बनता है डीएनए। और अगर मान लीजिए आरएनए बन रहा है तो क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। चेंज कैसे हो जाएंगे, इसके अंतर्गत थाइमिन हट जाएगा और इसके स्थान पर कौन आ जाएगा, यूरेसिल। तो जब आरएनए बनेगा तो एडेनिन जो है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, यूरेसिल के साथ। और गुआनिन किसके साथ जुड़ जाएगा, गुआनिन जुड़ेगा साइटोसिन के साथ। ये ध्यान रखना, जब आरएनए बनता है, अब ये किस समय है वो मैं लिख देता हूं, तो ये दोनों किस समय जुड़ते हैं, ये दोनों बनते हैं जब कौन बनता है, आरएनए का निर्माण होता है। तो आरएनए के निर्माण के अंतर्गत एडेनिन जो है वो यूरेसिल से जुड़ता है और गुआनिन जो है वो साइटोसिन से जुड़ता है। बॉन्ड दोनों के बीच सेम रहते हैं, एडेनिन और यूरेसिल के बीच रहेंगे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, गुआनिन और साइटोसिन के बीच रहेंगे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन जब डीएनए जुड़ता है तो कौन आता है, थाइमिन, और जब आरएनए जुड़ता है तो कौन आता है, यूरेसिल। यानी कि अगर अभी आपसे पूछा जाए कि भाई डीएनए और आरएनए में मूल अंतर क्या है, तो डीएनए में और आरएनए में मूल अंतर 2 चीजों का हो गया, एक तो हो जाता है शर्करा का और एक किसका हो जाता है, नाइट्रोजनी क्षार का।
शर्करा डीएनए में होती है डीऑक्सीराइबोस शर्करा, जबकि आरएनए में होती है राइबोस शर्करा। और पिरिमिडिन क्षार की बात करें तो डीएनए बनते समय काम में आता है थाइमिन और आरएनए बनते समय काम में आता है यूरेसिल। ये दोनों के अंतर्गत क्या हो गए, मूल अंतर हो गए। अच्छा, यहां पे एक चीज और मेरे को ध्यान आ रही है कि डीएनए जो है, इस डीएनए का नाम किसने दिया, तो डीएनए का डीएनए नामकरण किसने किया वो भी मैं आपको यहां पे बता देता हूं। डीएनए को डीएनए नामकरण देने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था जैकारिस। डीएनए को डीएनए नामकरण किसने किया था, तो डीएनए नामकरण करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था, जैकारिस था उनका नाम। डीएनए नामकरण किसने किया था, जैकारिस नाम का साइंटिस्ट का। इन्होंने क्या किया था, डीएनए नामकरण जैकारिस द्वारा दिया गया। इसको बोलते हैं जैकारिस। जैकारिस द्वारा इसको क्या नाम दिया गया, डीएनए नाम दिया गया। अब आती है तीसरी जो चीज है, और वो तीसरी चीज कौन है, तीसरी चीज होता है फास्फेट समूह। फास्फेट समूह की बात करें तो इसके अंतर्गत कौन होता है, फास्फेट समूह का फॉर्मूला होता है PO4-3। आप इसको -3 या 3- दोनों तरीके से लिख सकते हो। तो ये होता है PO4-3। प्राप्त कहां से होगा ये हमें, तो ये प्राप्त कहां से होता है हमको, तो ये प्राप्त होता है हमको फास्फोरिक अम्ल से। किससे प्राप्त हुआ, फास्फोरिक अम्ल से प्राप्त हुआ ये। और फास्फोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है, H3PO4। और अगर हम इसकी संरचना की बात करें कि H3PO4 की संरचना क्या होती है, तो इसमें केंद्रीय परमाणु जो होता है वो होता है फास्फोरस। बाकी एक तरफ कौन होता है, OH, दूसरी तरफ भी कौन होता है, OH, तीसरी तरफ कौन होता है, OH, और एक तरफ होता है डबल बॉन्ड O। इस तरीके से इसकी संरचना होती है। तो 3 तो अपने पास क्या हो गए, हाइड्रोजन, 4 हो गई ऑक्सीजन, और 1 कौन हो गया हमारे पास, फास्फोरस। अब फिर एक सवाल आपसे पूछेगा कि डीएनए और आरएनए की अम्लीय जो प्रकृति होती है, हम शुरू में ही कह रहे हैं कि दोनों कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के। तो डीएनए और आरएनए की जो अम्लीय प्रकृति होती है वो किसके कारण होती है, अगर ऐसा सवाल पूछा जाए तो डीएनए और आरएनए की अम्लीय प्रकृति किसके कारण होती है, इस फास्फोरिक अम्ल के कारण होती है। तो याद रखना, डीएनए और आरएनए की अम्लीय प्रकृति का कारण कौन है, इसकी अम्लीय प्रकृति का कारण होता है फास्फोरिक अम्ल। यह है अम्लीय प्रकृति का कारण, यह अम्लीय प्रकृति का कारण होता है। यह होती है हमारे डीएनए और आरएनए की संरचना में भाग लेने वाले पदार्थ। अब डीएनए कैसे बनता है और आरएनए कैसे बनता है, इसकी चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। तब तक आप सभी लोगों को धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।